इस साल होने वाले 4 चुनावों का जो ज़िक्र किया, तमिलनाडु, बंगाल, असम और केरल। तो बीजेपी के लिए तो इसमें सिर्फ़ असम ही उनको डिफेंड करना है, बंगाल में शायद वो गेन कर सकते हैं और बाकी 2 राज्यों में उनका कोई विशेष स्टेक उस तरह से नहीं, कम से कम सरकार बनाने के लिए। वहीं कांग्रेस के लिए जैसा आपने कहा केरल और असम है। पर इन चारों राज्यों का अगर आप सिलसिलेवार बताएँ कि क्या लग रहा है आपको? अभी बहुत जल्दबाज़ी है कि कौन आपको अभी आगे दिख रहा है? अभी मतलब मैं जब जनवरी की बात कर रहा हूँ तब अभी भी समय है 4-5 महीने का। लेकिन इन चुनाव में आपको क्या लगता है कि किसको एडवांटेज होगा? मैं कहता हूं मिलिंद, ये साल 2026 मेक और ब्रेक है विपक्ष के लिए। मेक और ब्रेक, जियो या मरो। क्योंकि हर राज्य में देखिए, केरल में तो असली लड़ाई लेफ्ट बनाम कांग्रेस है, जो दोनों इंडिया अलायंस के, तो जो भी जीते वो इंडिया अलाय होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल से लेफ्ट की सरकार रही है, और अगर अब भी नहीं जीत पाते हो तो कांग्रेस और भी किनारे पर केरल में भी हो सकती है। फिर रहा तमिलनाडु। डीएमके इज आई थिंक पार्टी नंबर 3 इन या पार्टी नंबर 4 है लोकसभा में। और डीएमके के लिए ये अस्तित्व, डीएमके के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई है तमिलनाडु की लड़ाई। और उसमें एक नया फैक्टर आया है, एक्टर विजय। जो लेटेस्ट पोल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक विजय अच्छा कर रहे हैं। कुछ पोल तो उनको 20% तक दे रहे हैं। अगर 20% विजय को मिलते हैं तो इसका मतलब है जरूर कुछ ना कुछ चर्निंग हो रही है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में। अब वो किसको फायदा पहुंचाएगी ये बात अलग है, लेकिन विजय इज द बिग एक्स फैक्टर ऑफ तमिलनाडु पॉलिटिक्स। एक एक्टर जो ओवरनाइट एक पॉलिटिशियन बन गया है। फिर आते हैं असम। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पकड़ तो बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब गौरव गोगोई एक नए पीढ़ी के नेता है, क्या वो उसको कितना भुना पाएंगे? और कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत है? संगठन के बगैर आप हेमंत बिस्वा शर्मा या भाजपा को नहीं हरा सकते। तो मैं कहूंगा इस समय लगता है एडवांटेज बीजेपी इन असम, क्योंकि कांग्रेस को संगठन मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो होती है 10 साल के बाद, क्या उसको कितना भुना पाएगी? रही बंगाल की बात, वहां भी ममता बनर्जी 15 साल से हैं। एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। इसके इसमें तो कोई इसमें मुझे लगता है ये क्लियर है। लेकिन क्या बीजेपी में उस तरह के नेता हैं? क्या बीजेपी का संगठन उतना मजबूत है? क्योंकि ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी हुई नेता है, मास लीडर है। मास लीडर को हराने के लिए आपको एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसे लेवल पर पहुंचानी पड़ेगी जहां लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, जिस तरह से लेफ्ट को झेलना पड़ा था 2011 में। क्या वैसी स्थिति आई है? ये अनसर्टन है अभी। तो मुझे लगता है बंगाल में ममता को टॉपल करना आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी को लगेगा कि अगर हम ये हिंदुत्व कार्ड कितना खेल पाएंगे बंगाल में, क्योंकि एक तरफ है बांग्ला नेशनलिज्म, दूसरी तरफ है हिंदुत्व, तो टक्कर तो होगी इस बार। लेकिन क्या बीजेपी ममता को टॉपल कर पाएगी? क्योंकि ममता जमीन से जुड़ी हुई है, मुश्किल है कहना। लेकिन कुल मिलाकर अब अगर आप चारों राज्यों को देखें तो ऑपोजिशन के लिए ममता को यह दिखाना पड़ेगा कि वो ऑपोजिशन की एक लीडिंग नेता है, क्योंकि अगर हारती है बंगाल तो फिर टीएमसी भी बिखर सकती है। डीएमके की भी वही हाल है तमिलनाडु में। और लेफ्ट और कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है केरल, खास करके कांग्रेस के लिए। तो भाजपा के लिए ये साल इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता। भाजपा ने जो भी हो, भाजपा ने ये इस साल दिखा दिया 2025 में कि हम देश के नंबर 1 पार्टी हैं। और जो 2024 में जो हमारे खतरे के जो बादल मंडरा रहे थे वो अब चले गए हैं। भाजपा में जो लड़ाई होगी वो एक ऐसे मौके पर होगी 2027 के बाद, अगर जो यूपी के चुनाव होंगे वो मुझे लगता है भाजपा के लिए की चुनाव है। क्योंकि अगर योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर आते हैं तो क्या वो नेशनल लीडर बनेंगे? क्या वो अपने आप को किस तरह से पोजीशन करेंगे? ये इंटरेस्टिंग बात होगी, लेकिन वो 2027 की बात होगी। 2026 मेक और ब्रेक ईयर फॉर ऑपोजिशन एंड इंडिया अलायंस। अगर ये यहां भी हार गए तो ये इंडिया अलायंस वैसे ही कमजोर हुआ है, वो और भी कमजोर होगा, और बीजेपी को लगेगा कि हम मोमेंटम पूरी तरह से हमारे साथ है।